हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारा एजुकेशनल चैनल है। यहाँ पर आपका यूपीपीसीएस है या आरओ एआरओ है, बीओ खंड शिक्षा अधिकारी है, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपी, पुलिस, तो इन सभी की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाती है। इससे संबंधित जो आपका जनरल नॉलेज का जितना भी पोर्शन है वो यहाँ पर बताया जाता है, चाहे वो आपका इतिहास हो, भूगोल हो, सामान्य विज्ञान हो, आपका करंट अफेयर्स हो, तो ये सारे इकोनॉमिक्स हो, सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। और बहुत सारे वीडियो आपके अवेलेबल भी हैं। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इतिहास के, भूगोल के वीडियो आपको मिल जाएंगे, सामान्य विज्ञान के वीडियो मिल जाएंगे। जो लोग सीटेट, टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं उनके लिए बाल विकास के वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट को, साइकोलॉजी को। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप पा सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 ईस्वी में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है लॉर्ड वेबल के द्वारा, जिसमें से कुल मिलाकर के 15 सदस्य रहते हैं। ये सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो दोस्तों, एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें, उसके पश्चात आप शुरू करें वीडियो। अगर आपको लास्ट में पसंद आता है हमारा वीडियो तो आप लाइक जरूर करें, तथा साथ साथ में कोई समस्या तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें लाल बटन दबा करके। तो आइए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। देखिए, संविधान सभा का गठन कैसे होता है उसके पहले थोड़ी सी हम लोग कहानी जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में आती है और उसके तहत संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। तो संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव होने थे, संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव होने थे वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत होने थे, और ये चुनाव होते भी हैं। और जो आपकी ब्रिटिश प्रांत थे जिसमें से 292 और 4 आपकी कमिश्नरी वाले रहते हैं, चीफ कमिश्नरी वाले, उन प्रांतों को मिला करके 296 रहते हैं। उन 296 में जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है। 208 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलती हैं और आपके 73 सीटें आपके मुस्लिम लीग को मिलती हैं। मुस्लिम लीग यहाँ पर बौखला जाती है कि अब हमें क्या करें क्या ना करें, और वो क्या करती है, कैबिनेट मिशन योजना को ही अस्वीकार कर देती है। उसके पश्चात लॉर्ड वेबल के काफ़ी कहने पर मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य इसमें शामिल भी होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य था कि इस परिषद में, इस अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल रह करके हम पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, पाकिस्तान एक अलग देश बने इसके लिए हम मांग कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए उस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन, उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो नवंबर 1946 ईस्वी में किया जाता है। नवंबर 1946 ईस्वी में किया जाता है। अब हम लोग संविधान सभा के बारे में और इसका जो पुराना इतिहास है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में सर हेनरी मेन ने इसको शुरुआत इसकी की थी। तो सबसे पहले आपका इंग्लैंड में आता है ये। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से मूल अधिकारों की मांग भी आपके इंग्लैंड में की जाती है, लेकिन आपके ये मूल अधिकार सबसे पहले शामिल होते हैं लिखित रूप में कहाँ पर, मतलब संविधान के रूप में कहाँ पर आते हैं, सबसे पहले अमेरिका में आते हैं। वही स्थिति यहाँ पर रहती है कि इंग्लैंड के सर हेनरी मेन ने सबसे पहले इस संविधान सभा का विचार तो दिया, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप जो है वो आपके अमेरिका एवं फ्रांस ने दिया। अर्थात संविधान सभा को अपनाया किसने, सबसे पहले अमेरिका और फिर फ्रांस ने। लेकिन संविधान सभा का विचार जो है वो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया। और इंग्लैंड में किसके द्वारा दिया गया, सर हेनरी मेन के द्वारा दिया गया। ये आपको यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं और बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर रहता है। आपके यहाँ सारे के सारे कन्फ्यूज़न जो हैं वो दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पढ़ने का। बुक से भी पढ़ सकते हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें लिखा होगा कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में की जाती है। देखिए, यहाँ पर हमने संविधान सभा शब्द जरूर यूज़ किया है, लेकिन इस तरीके का संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल जो है इस विधेयक में नहीं किया गया था। इस बात को आप याद रखिए। हाँ, इस स्वराज विधेयक में इस तरीके की बहुत सारी बातें थी जो कि संविधान निर्माण से संबंधित थी, लेकिन इस तरीके की कोई एकदम स्पष्ट बात नहीं थी कि संविधान सभा का गठन की मांग यहाँ पर की जा रही है। कब, स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा जैसी संस्था की मांग
की जा रही थी। इनकी मांगों में इस तरीके की बातें थी जिससे लगता है कि हाँ, यहाँ पर संविधान सभा की मांग की जा रही है। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा। तो इन्होंने कहा था, कोई मांग नहीं थी, मांग नहीं की थी। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की। नहीं, उन्होंने कहा था कि जब भी संविधान बनेगा वो संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, कोई बाहरी आकर के हमारे लिए संविधान नहीं बनाएगा। चूंकि वो संविधान का पालन हमें करना है, वो संविधान हमारे देश का होगा तो हमारे देश के लोगों के द्वारा ही बनाया गया होगा। ये यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाता है। उसके पश्चात 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन जो है वो आपके CR दास और पंडित आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और उसी समय इन्होंने क्या किया था कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले की थी। तो यहाँ पर जो आपका फैक्ट है वो आप यहाँ से पूछा जा सकता है। सबसे पहली बार संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल, संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है वो स्पष्ट तरीके से मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। लेकिन स्पष्ट तरीके से नहीं, यहाँ पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं कही जाती है, बल्कि ये सिर्फ कहते हैं ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझते जाइए, स्वराज विधेयक में ये बात इस तरीके की बहुत सारी मांगें रहती हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि यहाँ पर संविधान सभा की मांग की जा रही है। स्पष्ट चीज़ें एकदम नहीं थी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो फिलॉसफी है वो दिखाई देने लगती है। अर्थात ये जो आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्वराज विधेयक 1895 आया था, इसमें जो मांगे थी उन मांगों में ये फिलॉसफी थी, ये दर्शन था कि हाँ, ये संविधान सभा मांग की जा रही, इस तरीके की एक संस्था होनी चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे ना कि कभी कभी हम जब चीज़ों को अनुमान में लाते हैं, सिर्फ अनुमान में लाते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप नहीं देते हैं, तब की बात यहाँ पर हो रही है। तो वही आपका स्वराज विधेयक में बात की गई थी। यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये भी इन्होंने कह दिया, लेकिन कोई औपचारिक रूप से यहाँ पर इस तरीके की घोषणा या मांग नहीं की गई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जब स्वराज पार्टी का गठन किया गया है, उस समय भी सबसे पहली बार यहाँ पर क्या होता है कि कहा जाता है, मांग की जाती है कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बन सकता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1934 ईस्वी में किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि पहले दिमाग में लोगों की थी बातें, सिर्फ मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर औपचारिक रूप से पूरा लिखित रूप से जो है वो MN राय के द्वारा, जो कि आपके कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी इनके द्वारा किया जाता है, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, जिनको शॉर्टकट में हम लोग MN रॉय भी कहते हैं। तो यहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार अगर किसी ने स्पष्ट तरीके से संविधान सभा की मांग की थी तो वो व्यक्ति कौन थे? MN राय, जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। तो चीजें आप यहां पर समझते हुए चलिए, कई बार कंफ्यूजन होता है। उसके पश्चात क्या होता है कि कांग्रेस ने भी कई बार मांग की। हालांकि ये जो MN रॉय के द्वारा जो मांग की जाती है, इसको पूरी तरीके से स्पष्ट रूप जो है पूरा खाका तैयार करके बना के देते हैं वो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1939 ईस्वी में। तो स्पष्ट तरीके से मांग ये कि यहाँ पर की जाती है, स्पष्ट तरीके से यहाँ पर मांग की जाती है, विचार दिया जाता है, लेकिन इस विचार को जो है पूरी तरीके से व्यवहारिक रूप जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर संविधान सभा जैसी कोई मांग नहीं रहती है, लेकिन संविधान सभा जैसे फिलॉसफी इनके मांग में शामिल रहती है, संविधान जैसी फिलॉसफी जो है वो इनकी मांग में शामिल रहती है। लेकिन स्पष्ट तरीके से मांग जो है वो MN राय के द्वारा की गई और इस मांग पर खाका जो है, अमल जो है, व्यवहारिक रूप इसको जो दिया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। कई बार कांग्रेस के द्वारा भी यहाँ पर मांग की जाती है, चाहे आपका फैजपुर का अधिवेशन हो, चाहे आपका हरिपुरा का अधिवेशन हो 1937-1939, यहाँ पर जो है कांग्रेस के द्वारा भी यहाँ पर संविधान सभा की मांग की जाती है। तो ये चीज याद रखिए। अब यहाँ से आगे जो बात आती है, शुरुआत होती है क्रिप्स मिशन की। जब क्रिप्स प्रस्ताव आता है तो उसमें 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अर्थात ये लोग जो संविधान सभा की मांग कर रहे थे, ये मांग को पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से स्वीकार किसके द्वारा किया जाता है? तो जो आपका क्रिप्स प्रस्ताव आता है स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, उसमें यहां पर मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखिए यहां पर भी स्वीकार तो कर लिया जाता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है क्रिप्स प्रस्ताव में। क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो भारत के लिए ये कह सकते हैं कि संविधान की जो बनने की जो निर्माण प्रक्रिया थी वो यहां से शुरू हो सकती है। क्रिप्स प्रस्ताव में चीजें जो कही गई थी उसको मान लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन फिर भी दिक्कतें आती हैं। क्या होता है कि पूरी तरीके से इसको
स्पष्ट रूप नहीं दे पाते हैं, खाका नहीं बना पाते हैं, ब्लूप्रिंट नहीं बना पाते हैं। लेकिन ये जो व्यवहारिक काम है वो फिर आपका बाद में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही होता है। ये सारी बातें जो है ये इसके इतिहास की बातें हैं, पहले की बातें हैं। क्रिप्स प्रस्ताव ने सिर्फ संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, कुछ किया नहीं था। लेकिन कैबिनेट मिशन योजना में क्या है, संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो किया ही गया, बल्कि उसका गठन भी किया जाता है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये जो संविधान सभा का गठन आज हम लोग पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये पूरी तरीके से आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही आता है। देखिए, अब यहाँ पर एक ब्रिटिश शास्त्री हैं, ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं, जिनका नाम है ऑस्टिन। क्या नाम है? जी ऑस्टिन। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कथन कहा है। वो कथन कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो आप इसको समझ सकते हो कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हो कि ज़्यादातर सदस्य जो हैं, कुल मिलाकर के 208 सदस्य तो आपके कांग्रेस के ही हैं। मुस्लिम लीग तो इससे बाइकाट कर देती है। कुछ अन्य दलों के लोग भी रहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि जातियां कई रहती हैं, लेकिन वो सारे के सारे हिंदू रहते हैं। तो कई सारे ब्लेम जो है वो इस पर लगाए जाते हैं और उन्हीं में से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी पुस्तक है, जो आपकी जी ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है, उसमें कहा गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी। ये जो संविधान सभा बनती है उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस हावी थी, ये इसका मतलब है। और कांग्रेस भारत था, अर्थात भारत की जब बात करें तो पूरी तरीके से वो कांग्रेस ही होगा, क्योंकि भारत पर राज्य करने वाले लोग कांग्रेस ही होंगे। ये इनका मत था, किसका? जी ऑस्टिन का। लेकिन ये सत्य नहीं था, लेकिन ये इनकी बात थी, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम लोग ये बात यहाँ पर पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, उनकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। ब्रिटिश प्रांतों से 292 चुनाव होते हैं। देशी रियासतों से अगर बात करें तो ये 93 जो सदस्य हैं ये मनोनीत किया जाता है, इनमें चुनाव नहीं होता है। आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है और आप फंस सकते हैं, गलत कर सकते हैं। तो ये 292 पर तो चुनाव होता है, 292 ये और 4 आपकी ये जो आपकी ये रहते हैं कमिश्नरी वाले, इनमें तो चुनाव होता है। बट जो आपकी 93 हैं, इन 93 में चुनाव नहीं होता है, बल्कि इनको मनोनीत किया जाता है। यहाँ से सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, चूंकि यहाँ रियासतें थी, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, तो उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है, ना कि चुना जाता है। तो मनोनीत करना और चुने जाने में दोनों में फर्क है। कमिश्नरी क्षेत्र से 4 लोग थे, ठीक। तो ये कुल मिलाकर के हो गए। अब देखिए, इसका वर्गीकरण अगर हम करें 292, अब देखिए यहाँ 93, ये सबको मिला देंगे 389 होगा। आप टोटल करके देख लेंगे तो 389 निकलेगा। अब यहाँ पर जो आपके 292 और ये 4 है, इनका सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया उसको देखते हैं। देखिए, सामान्य जो सीटें थी वो 213 सदस्य थे सामान्य। मुस्लिम सदस्यों की बात करें तो 79 और सिख जो थे वो 4 थे। तो इस तरीके से जो आपके 296 सीटें थी उनका इस तरीके से वर्गीकरण सांप्रदायिक आधार पर कर दिया जाता है। और अगर इनमें विभिन्न वर्गों की बात करें तो विभिन्न वर्गों में देखिए, महिलाएं जो थी संविधान सभा में 15 थी। कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। दोस्तों, उसी में आपका सरोजनी नायडू हैं, अमृत कौर हैं, आपकी विजय लक्ष्मी पंडित हैं, हंसा मेहता हैं। ये जो प्रमुख नाम है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इन नामों को आप याद रख सकते हैं। बल्कि मैं अभी जो आपका संविधान सभा की जो बैठकें शुरू होंगी, जब उसको पढ़ाऊंगा सेकेंड पार्ट, तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर महिला 15 रहती है, एससी के 26 रहते हैं, एसटी के 33 रहते हैं। अब जो चुनाव परिणाम आपका आया था उसमें से कांग्रेस को 208, लीग को 73, अन्य को 7 और जो निर्दलीय कुछ रहते हैं उनको 8। इस हिसाब से पूरा ये आपका बनता है ना। 296 में ये सारा चीज़ दिखाई गई आपको। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एकदम चार्ट बना दिया है अलग अलग समझने के लिए। अब देखिए, अब आगे क्या होता है। आगे की अगर बात करें तो अब देखिए यहाँ पर जो 389 की अगर बात करें हम, 389 एग्जाम में कई बार सीधा पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ये 389 ही क्यों रखी गई, क्या आपने कभी सोचा है? ये 389 इसलिए रखी गई थी चूंकि उस समय भारत की जो जनसंख्या, तत्कालीन जो जनसंख्या थी वो थी 40 करोड़। वर्तमान में 130 करोड़ है, लेकिन उस समय कितनी थी? 40 करोड़। अब ये था कि अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि
10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। कितने पर? 10 लाख पर। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, एक सदस्य संविधान सभा का चुना जाना था। तो इस हिसाब से आप इस पे 40 करोड़ पे अगर 10 लाख का भाग देंगे तो आएगा आपका 400। जब 400 आएगा तो देखिए लगभग 389 और 400 ये इनका आंकड़ा था। इसी वजह से यहाँ पर 389 रखा जाता है। ये जो आपकी सीटें हैं वो 389 रखी जाती हैं जनसंख्या के आधार पर। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का जो आवंटन है वो किस आधार पर किया गया था, तो वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। और जनसंख्या उस समय भारत की 40 करोड़ थी, तो आप 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुनेंगे तो 40 प्रतिनिधि कुल मिलाकर 400 प्रतिनिधि आएंगे कुल मिलाकर के। तो ये 400 का मतलब 389, लगभग एक बार पूरा 400 तो नहीं रहता है, लेकिन 389 यहां पर रखे जाते हैं। ये बात आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे जो आपके फ्रैंक एंथनी में, यानी यहां पर आपको दिखाया हुआ है, ये जो आपके फ्रैंक एंथनी है, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ना पता हो। फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का नेतृत्व किया था। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर ने दलितों का नेतृत्व किया था, सिखों का नेतृत्व भी कई लोगों ने किया था, उसी हिसाब से फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन का नेतृत्व किया था, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं, और पीएच मोदी ने पारसी समुदाय के लोगों का नेतृत्व किया था। ये यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप याद रख सकते हैं। फ्रैंक एंथनी, देखिए यहाँ पर पहली बार एंग्लो इंडियन शब्द आता है, पहले कोई एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति आते हैं। तो फ्रैंक एंथनी क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। इनका नाम पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में जो शामिल थे उसमें से फ्रैंक एंथनी भी थे, और ये क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, पूरी तरीके से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं जो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पर बात करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से पहले बॉम्बे से चुनाव क्या करते हैं? हार जाते हैं। बॉम्बे से चुनाव हार जाते हैं, जो आज का मुंबई हो पहले बॉम्बे हुआ करता था। तो यहाँ से भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं। अब ये क्या होता है कि मुस्लिम लीग की मदद से बंगाल की एक जगह है, वहाँ से क्या होता है, ये चुनाव जीत जाते हैं। जैसर कुलना एक जगह है पूर्वी बंगाल की, वहाँ से ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि पाकिस्तान का विभाजन होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो आपका बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश आपका पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। अर्थात डिवाइड जब किया जाता है, इधर वाला जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये जो आपका है, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान, और इसी पाकिस्तान का हिस्सा आपका पूर्वी पाकिस्तान रहता है। तो याद रखिए, बांग्लादेश पहले बांग्लादेश नहीं था, बल्कि वो क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। अर्थात एक पाकिस्तान उधर पश्चिम में और एक आपका पूर्व में और बीच में भारत, ये था। आपको जब पता है दोस्तों, मैंने पढ़ाया भी है कि जो बंगाल की जनसंख्या थी उसमें से मुस्लिम सारे बहुत रहते हैं। जब मैंने बंगाल विभाजन पर पढ़ाया हुआ है तो मैंने बताया था कि भले वहाँ के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के लोग जो थे वो भले मुस्लिम थे, लेकिन उनमें जो कल्चर था, उनमें जो सभ्यता थी, वो पूरी तरीके से भारतीय थी, वो पूरी तरीके से हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे। बंगाल के जितने भी मुस्लिम थे वो उनका कल्चर हिंदुओं की तरह ही था, साथ में मिलकर रहते थे, साथ में सारे त्यौहार मनाते थे, आपस में भाईचारा था। वो तो लॉर्ड कर्जन ने भी इस तरीके से लड़ाया था लोगों को, और बाद में चल करके मुस्लिम लीग जब गठन होता है, उसके पश्चात स्थितियाँ बदलती चली जाती हैं। तो यहाँ के मुस्लिमों ने फिर क्या किया कि अब सोचिए, पाकिस्तान पश्चिम में कहाँ उतनी दूर है, और वहाँ से यहाँ तक शासन करेंगे, बीच में भारत पड़ता है, तो ढेर सारी समस्याएं पैदा होने लगी। तो यहाँ के मुस्लिमों ने क्या किया कि दंगा फसाद शुरू कर दिया कि नहीं, हम उस पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हमको एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। और इसके बाद क्या होता है कि फिर 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में क्या होता है कि भारत की मदद से, भारत ने भी मदद किया बांग्लादेश की, और तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। किससे? पाकिस्तान से अलग हुआ। कब? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को, और फिर इसका नाम पड़ता है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, वो पाकिस्तान ही अलग हुआ। तो कई बार लोग सोचने लगते हैं कि पहले ये आपका बांग्लादेश सीधा अलग हो गया, ऐसा नहीं है। पहले ये पाकिस्तान जब बनता है तो पाकिस्तान का ही हिस्सा ये आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा हुआ करता था, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में 1971 ईस्वी में क्या होता है, ये पाकिस्तान से अपने आप को अलग कर लेते हैं, और फिर नाम पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो आपका राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, आपको पता है।
और हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो जैसलकुंडला का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दोस्तों जब पूर्वी पाकिस्तान का भी कई बार आपको कन्फ्यूज़न होता है कि बांग्लादेश में चला गया। जैसलकुंडला जहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुस्लिम लीग की मदद से चुनाव जीते थे वो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। ये बात कहना बिल्कुल गलत है और कई सारी किताबों में भी इस तरीके से लिखा होगा। नहीं, वो क्षेत्र जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में गया था। किसमें गया था? पूर्वी पाकिस्तान में। बांग्लादेश तो बहुत बाद में आता है, 1971 में। बांग्लादेश तो हमारे देश की आज़ादी के काफ़ी समय बाद में आता है, लेकिन उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान में जहाँ से जीते थे वो चला जाता है। अब वहाँ की सीट जो है वो खाली हो जाती है, चूँकि भारत का हिस्सा रह नहीं जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, भीमराव अम्बेडकर की सदस्यता जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर वीएन राव का नाम सुना होगा आपने, वेनेगल नरसिंह राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के। वो संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे लेकिन संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे वो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान जरूर लीजिए संविधान के निर्माण में, इनका योगदान बेहद जरूरी है। और ये उन्होंने किसने कहा? डॉक्टर वीएन राव ने। किससे कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, इनको शामिल किया जाना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में होता क्या है कि जो आपका मुंबई है, मुंबई प्रेसिडेंसी है, वहाँ के प्रधानमंत्री थे बीजी खेर, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर। तो वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। देखिए उस समय प्रधानमंत्री एक प्रेसिडेंसी के मुखिया को प्रधानमंत्री बोलते थे। कुछ हिस्सा गुजरात का, कुछ महाराष्ट्र का, मुंबई का मिल करके आपका बनता था मुंबई प्रेसिडेंसी, जिसके मुखिया थे बीजी खेर। बीजी खेर के एक जो आपके विधानसभा सदस्य थे पुणे के, जिनका नाम था M.R. जयकर। क्या नाम था? M.R. जयकर। आप चीज़ों को एकदम क्लियर हो जाएंगी, आप ध्यान से बस सुनते जाइए। M.R. जयकर जो कि पूना के विधानसभा सदस्य थे, इनसे क्या होता है कि सीट खाली करवाई जाती है और उसके पश्चात यहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना जाता है संविधान सभा में। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस खाली सीट पर चुना जाता है या ऐसे ही उनकी जगह पर उनको ले लिया जाता है? तो कई बार ये समझने में हमें समस्या होती है दोस्तों। जब चुना जाता शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भले M.R. जयकर को पुणे की सीट से हटा दिया जाता है, खाली करा दिया जाता है, लेकिन जब सीट खाली होती है तो उस पर क्या होता है? उपचुनाव होता है। ये याद रखिए आप, उपचुनाव होता है। और उस उपचुनाव में कांग्रेस क्या करती है कि फिर इनको जिताती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और फिर ये क्या है, फिर ये बॉम्बे से चुन करके संविधान सभा में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि बंगाल से चुने गए थे कि बॉम्बे से चुने गए थे। तो याद रखिए, पहली बार बॉम्बे से चुनाव हार जाते हैं, दूसरी फिर बंगाल में जीतते हैं। बंगाल का जिस एरिया से जीतते हैं वो एरिया आपका पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। उसके पश्चात फिर क्या होता है कि वीएन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान संविधान निर्माण में जरूरी है। और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा था बीजी खेर को, जो कि मुंबई प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने अपने विधानसभा सदस्य जो आपके M.R. जयकर रहते हैं पुणे के, इनको हटा करके सीट खाली करवाई। यहां पर उपचुनाव होता है और फिर यहां से निर्वाचित होते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और फिर ये जाते हैं आपके संविधान सभा में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस से ही चुने जाते हैं। भले विशुद्ध रूप से वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर भी यहां पर चुन करके वो कांग्रेस से ही जाते हैं। इस बात को आप जरूर याद रखिए। और ये बात जो है कई बार एग्जाम में आपसे यहां से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, संविधान सभा के गठन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी मुख्य मैंने बता दी हैं। अभी इसमें आगे टॉपिक चलेगा आपका संविधान सभा की बैठक, और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कितनी महिलाएं सदस्य थी, और उनमें कौन कौन मुख्य हैं जिनको एग्जाम में पूछा गया है, वो सारी बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप देखते रहिए टारगेट विद चंद्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं पुनः कह रहा हूँ, और लाइक जरूर करें, शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे